जोहार झारखंड में हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। झारखंड विधानसभा में आज भी सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने में हो रही देरी से नाराज बीजेपी ने सदन के वेल में आकर धरना दिया और नारेबाजी की। हंगामे के बीच ही हालांकि सदन में प्रश्नकाल चलता रहा। इस दौरान स्पीकर की ओर से बीजेपी विधायकों को आसन तक जाने की अपील भी बेअसर साबित रही। लगातार हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लाने के लिए आपका सहयोग का प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर प्रार्थना को भी आप लोग अस्वीकार कर दीजिए। तो बीजेपी विधायकों ने आज झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पोर्टिको में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के मुद्दे पर हो रही देरी पर नाराजगी जताई। साथ ही दलीय राजनीति में फंसकर मामले को उलझाने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी जी के नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय करना होगा। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। के अंदर नेता प्रतिपक्ष को पर बिना निर्णय लिए बिना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष के कारगुजारियों को सदन के माध्यम से राज्य की 3.25 करोड़ जनता की आवाज बनता है और उस आवाज पर निर्णय करने का काम माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ले, और इसको लेकर के हम सब लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि दलीय प्रतिबद्धता के कारण निर्णय करने में विलंब हो रहा है। हम इस लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक मान्यताओं के लिए लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक हम इस पर सदन के अंदर और बाहर संघर्ष अपना जारी रखेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर 12 मार्च को झारखंड विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग और भवन निर्माण विभाग के साथ साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का बजट पेश किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राज्य की ज्वलंत समस्याओं को समाप्त करने को लेकर राज्य सरकार हर कदम उठा रही है और जनता से किए गए वादे के अनुसार 100% कार्य करने का प्रयास भी करेगी। विभागीय जो है 12 तारीख को हमारा बजट होने वाला है ग्रामीण विकास। उस दिन ग्रामीण विकास के साथ साथ आपका भवन और पीडब्ल्यूडी का होगा। हमने आज भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने कमिटमेंट किया है किसानों के साथ, हमने कमिटमेंट किया है पैरा शिक्षक के साथ, हमने कमिटमेंट किया है गांव के रसोईया और आंगनवाड़ी सेंटर को। हम उसके धीरे धीरे पूरा करेंगे। कहने के लिए तो ये आमिर राज है, लेकिन यहाँ के लोग भूखे रहते हैं, ना मकान मिलता है, ना खाने को मिलता है। तो ये समस्या उत्पन्न हुई है। उस समस्या को ख़त्म करके जो भी वादा किए हैं उस वादा को हम लोग 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस बीच साहिबगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लकड़ी लदा ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। 3 पहाड़ थाना इलाके की यह घटना है। हादसे के बाद पीड़ित परिवार में मातम का माहौल है। तो बड़ी खबर आपको साहिबगंज से दे रहे हैं। हम आपको बता दें, यहां पर लकड़ी लदा ट्रैक्टर पलट गया और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 लोगों के घायल होने की खबर है। 3 पहाड़ थाना इलाके की यह घटना है। हादसे के बाद पीड़ित परिवार में मातम का माहौल है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर खबर, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। सत्ताधारी गठबंधन ने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को 1 सीट पर प्रत्याशी बनाया है और शिबू सोरेन के लिए नामांकन का पर्चा पार्टी महासचिव ने ले भी लिया है। संभावना जताई जा रही है कि शिबू सोरेन 11 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि राज्यसभा की दूसरी सीट पर प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। इधर दूसरी सीट पर कांग्रेस की दावेदारी है। कांग्रेस ने जहां कहा है कि केंद्र नेतृत्व को नाम भेज दिया गया है, वहीं जेएमएम ने कहा है कि घटक दल आपस में बातचीत कर प्रत्याशी के नाम का ऐलान जल्द कर देंगे। कौन कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन चुनाव लड़ेंगे उसका निर्णय अभी नहीं किया गया है, और हम लोग ने अपनी ओर से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जो है उनको लिखित रूप से हम लोग दे दिए, और हर एक चीज़ वस्तु स्थिति उनको बता दिया गया है, और वहाँ से जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा।
तो हम लोगों ने एक प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है, जिसे माननीय गुरु जी को हम लोगों ने पार्टी के तरफ से, गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी घोषित किया है। अब जहाँ तक दूसरे प्रत्याशी की बात है, तो विपक्ष की भी रणनीति को हम लोग देखेंगे और उस हिसाब से फिर प्रत्याशियों की घोषणा हम लोग कर देंगे। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस संसदीय दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए आलाकमान को प्रदेश कांग्रेस ने अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। आलाकमान जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा। हमारा जो भावना है वो हम आलाकमान को अवगत करा दिए, और बहुत ऐसी चीज जो है मीडिया के सामने हम लोग रखते भी नहीं है। आलाकमान को अवगत करा दिया गया, उनका जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन पर फैसला आलाकमान को करना है और जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया। तक राज्यसभा के प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार की बात है, तो केंद्रीय नेतृत्व तय करती है, और चूंकि अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने तय नहीं किया, तो बहुत जल्द मैं समझता हूं कि नॉमिनेशन के पहले घोषणा हो जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक उसको वोट देंगे। देखिए, जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। जो आंकड़े हैं, फार्मूला है, वो फार्मूला में दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार जीतेगा, इसकी गारंटी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधायक बंधु तिर्की ने सदन में रिम्स में की गई बहाली में अनियमितता का मामला उठाया। उन्होंने 3rd और 4th ग्रेड की बहाली के दौरान अनियमितता और स्थानीय लोगों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर निदेशक को बर्खास्त करने की मांग की है। मैंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से मैंने आज सवाल किया था और कुछ उनसे मांगा है उसका कि कितना आखिर झारखंड प्रदेश से इसके लिए कितना आवेदन आपको दिया गया, कितने लोग बाहर के थे, कितने लोग इस प्रदेश के थे, और क्या जो लोग मिले भी यहाँ के, तो क्या ये लोग कोई आहारता पूरा नहीं करते हैं क्या, जबकि यहाँ पर ऐसा आहारता पूरा करने वाले लोग एक लोग हैं। तो इस तरह से अगर नियुक्ति में यहाँ के लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के जैसा में भी मेडिकल परिषद का हवाला दे करके, अगर मान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हवाला दे करके या अन्य चीज़ों को ले करके अगर यहाँ के लोगों को, नौजवानों को वंचित करते हैं, तो ऐसे पदाधिकारियों को जांच करके उसको जांच होनी चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। और खबर सिमडेगा से है, जहां 5 लाख के इनामी नक्सली विनोद दास और 2 लाख के इनामी नक्सली गणेश लोहरा ने एसपी संजीव कुमार के सामने सरेंडर कर दिया। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। विनोद दास पर जिले में करीब 17 मामले दर्ज हैं, जबकि गणेश लोहरा पर 4 मामले दर्ज हैं। आम लोगों के साथ साथ खास लोगों को भी कोरोना वायरस का डर सता रहा है। खौफ का आलम यह है कि रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद ने कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को पेइंग वार्ड में रखना चाहा, तो उन्होंने संक्रमण के डर से इसका विरोध किया। लालू प्रसाद की आपत्ति के बाद संदिग्ध मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करना पड़ा। दरअसल रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप रिम्स में पेइंग वार्ड के 4थे फ्लोर को कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने की योजना लेकर पेइंग वार्ड पहुंचे थे। इसी वार्ड के पहले फ्लोर पर लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन को पीछे हटना पड़ा। हालांकि संदिग्ध के सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी कोलकाता से नहीं आई है। हाल ये था कि कल लालू प्रसाद सुबह में टहलने भी नहीं निकले और पेइंग वार्ड के अपने कमरे में ही वो दिन भर रहे। तो लालू प्रसाद को कोरोना का डर सता रहा है। रांची में भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। राजधानी रांची के लोग इस खतरनाक वायरस के प्रति कितने जागरूक हैं और इसके बचाव के लिए किस तरह से उपाय कर रहे हैं, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी नौशाद आलम ने।
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर सतर्कता बरतने की भी बात कही जा रही है। राजधानी रांची के लोग कितना सतर्क है और इसके बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर कितना अभी मैंने मास्क भी लिया है और फिर डेली मैंने हाथ भी धो रहा हूँ और फैमिली को भी बता रहा हूँ कि डेली कैसे हाथ धोना है। कोरोना वायरस को लेकर कितना सतर्क है? हम लोग बहुत सतर्क हैं और कहीं भी माने जाते हैं अपना हर चीज़ हाथ धोकर कोई भी काम करना चाहे जो भी, तो उससे तो हम लोग को सतर्क होना ही है, क्योंकि ये बहुत जानलेवा रोग है, तो इससे हम लोग दूरी ही बना के रखते हैं। बहुत सतर्क हैं और अपने चाहने वालों को सबको ये भी बता रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, हाथ धोएं और सैनिटाइज़र यूज़ करें, मुंह को आँखों को हाथ ना लगाएं। बचाव के लिए हम लोगों ने हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ कर रही हूँ और हैंड वॉश हमेशा कर रही हूँ जब भी। और जैसा कि मैं एक टीचर हूँ और स्कूल में बच्चों को ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो बार बार अपने हाथों से नाक को ना छुएं, मुंह को नहीं छुएं, अपने जो भी ऑर्गन से उसको ना छुएं। हम लोग स्कूल के टीचर्स हैं, हम लोग जितना हो सके बच्चों को बताते हैं कि जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए वो सब उन लोगों को हम लोग बता रहे हैं। राहत की बात यह है कि राजधानी रांची के अधिकतर लोग कोरोना वायरस के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं। कैमरामैन नलिन के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। और बात बदलते मौसम की। जोरदार बारिश और ओलावृष्टि से पलामू में हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। फसलों को पहुंचे नुकसान ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जिले के चैनपुर प्रखंड के सेमरा, कुदाना, खुरा, बंदुआ समेत कई गांव ज्यादा प्रभावित हुए हैं। किसानों को पशुओं के लिए चारे की चिंता भी सता रही है। पलामू डीसी ने कहा है कि घरों को पहुंचे नुकसान का आकलन किया जा चुका है और जल्द ही किसानों को मुआवजा राशि बांटी जाएगी। नुकसान हुआ है, चना नुकसान हुआ है, रहर नुकसान हुआ है, मसूरी नुकसान हुआ है और सब्जियां भी जो आलू वगैरह का था सब पूरे नुकसान हो गए हैं हमारे यहाँ। और हम लोग को एकदम एक पीस नहीं बचा हुआ है जिससे हम लोग बिहन भी रखें। बिहन के लिए भी मुस्ताज हो चुके हैं। खाने के लिए तो बातें ही है, मवेशी के लिए भूसा का भी अब इंतजाम करना पड़ेगा। पूरा फसल जो भी फसल था सारा नुकसान हो गया। कितना एकड़ में आप क्या लगाए थे? हम 5 एकड़ में गेहूँ लगाए थे और कर्ज लेकर लगाए थे सर, और अपना जो पैदा हो रहा था इससे हम अपना भरपाई कर रहे थे। हर साल का ही हम लोग का सिस्टम था कि पैदा होता तो अपना कर्ज जाकर दे देते और कर्ज लेकर के खेती कर रहे थे, लेकिन सारा नुकसान हो गया। ओलावृष्टि वाले पे हम लोगों ने अभी तक तकरीबन जिन लोगों को ओलावृष्टि से जो घरों में क्षति हुई थी उनमें से तकरीबन 70 लोगों का हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है कि उनको जो रिलीफ है, और जो फसल क्षति का है वो 2 दिनों के अंदर हमारे सभी अंचलों से कंपाइल हो जाएगा और हम लोग उसको राज्य सरकार को रिलीफ के लिए रिकॉर्ड बना के प्रेषित। तो ओलावृष्टि की वजह से काफी फसल बर्बाद हो गई है। जाहिर है अब अन्नदाता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नया और विकसित झारखंड बनाने का रास्ता गांव को समृद्ध करने से ही होकर जाता है, ये कहना है ग्रामीण विकास, पंचायती राज और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का। आखिर क्या है न्यू झारखंड के लिए मंत्री आलमगीर आलम का सपना? तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की न्यूज़ 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ झारखंड के संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री आलमगीर आलम हैं। नया झारखंड की जो बात की जा रही है उसमें आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये बात जब झारखंड किस तरह आगे बढ़ेगी और हम लोग का क्या सोच है, तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि 2000 में झारखंड राज्य अलग हुई और इसके पहले बहुत सारी हेजिटेशन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों की जान भी गई। यहाँ की आम लोगों की और यहाँ की सोशल वर्कर से लेकर पॉलिटिकल लोगों का भी यही रुझान रहा और ये सपना था यहाँ के आम जनों का कि ये झारखंड जो है, झारखंड के लोगों को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले और झारखंड के भाग्य विधाता यहाँ की जनता, समझे। यही सोच और यही कॉन्सेप्ट के साथ झारखंड राज्य का उदय हुआ था, इसके नेतृत्व हम लोग दिए थे। और आज भी हम चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। यही हम अब चाहता है, यही मेरा सपना है। हर हाथ को काम मिले, हर आदमी को काम मिले और पानी मिले हर घर को। ऐसे में ये बताइए, अब तो आप सरकार में हैं, आपके पास जिम्मेदारी भी बड़ी है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, झारखंड के लगभग 80% से ज़्यादा की आबादी गांव में रहती, तो ऐसे में उनके लिए आपकी क्या सोच है?
देखिए, मैंने पहले ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते इतना ही कहना चाहेंगे कि आज भी ऐसे बहुत सारे गांव है जो मूलभूत सुविधा से कोसों दूर है, उसको सुविधा पहुंचाना है। आज हम इलाज के लिए, लिखाई पढ़ाई के लिए, बाहर जाने के लिए, कोर्ट कचहरी में आने के लिए, मार्केटिंग के लिए हम शहर की ओर आते हैं, जो मेन सेंटर होता है जिला का, प्रखंड का। तो वैसे गाँवों को शहर से जोड़ने की काम करेंगे। जहाँ पर सड़क नहीं है, सड़क बनाकर, पुल नहीं है, पुल बनाकर। और मैंने कहा कि हर खेत को पानी मिले। ये अवधारणा इसलिए हमारा है कि यहाँ 75% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेत से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। अगर इनका विकास समुचित हम कर देते हैं तो झारखंड खुश हो जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी झारखंड में। तो आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। 21वीं सदी में अगर बात करें तो पूरी अगर दुनिया में देखें तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में उस तरीके की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। जैसे आपने कनेक्टिविटी की बात की, बहुत सही है, संचार का आने जाने की जो समस्या है लोगों की, उसमें अगर स्मूथ होगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा। लेकिन किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण विकास में किसानों को किस तरीके से आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो यहाँ पर जो झारखंड का भौगोलिक दृष्टिकोण से जिला का अगर हम बंटवारा करते हैं तो अलग अलग तरह का है। कहीं पर बरसात काफ़ी होता है, कहीं कम होता है, कहीं मध्यम टाइप का होता है। तो जहाँ हमारा बारिश कम हो रही है वहाँ भी हम ऐसा चीज़ों को लाने के काम करेंगे किसानों के लिए। जैसे अभी लाह जो हम लोग उत्पादन करते हैं, तो पहले हम लोग देखते थे बैर का पत्ता, बैर का पेड़ से ही होता था। उसके बाद फिर नया कॉन्सेप्ट आया, दूसरे महुआ के किसका पेड़ से किया जाता है। आज ऐसा ऐसा पौधा निकला है जो पानी, कम पानी होने से भी उस पर हम उसको कर सकते हैं। तो वैसे जगह वैसे काम करेंगे। और डेवलपमेंट झारखंड में नहीं हुई ऐसी बात नहीं है, आज भी डेवलपमेंट, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया। आज भी ग्राम की सड़क बनी है लेकिन कुछ छूटा हुआ है। आज भी ग्राम में सुविधा मिल ही रहा लोगों को, तो वो कमी है, उसको दूर करने के हम काम करेंगे। उसको दूर करने के लिए यहाँ एक बड़ी आबादी आदिवासियों की है और वो 95% आदिवासी गाँव में रहते हैं। उनके लिए किस तरीके की आप लोग सोचते हैं, क्योंकि वो लोग अभी भी मुख्यधारा में नहीं आ पाए हैं, अभी भी विकास उन तक नहीं पहुंच पाया है जितना पहुंचना चाहिए। तो उनके लिए कोई खास योजना आपके दिमाग में हो? देखिए, अभी गांव-गांव में तो अब जो पंचायती राज के माध्यम से हम लोग लोगों के लिए कुछ प्लान चॉकआउट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग चाहेंगे कि लोगों को रोज़गार से जुड़े। आपको याद होगा कि 2013-14 में भारत सरकार ने एक नियम लाया था कि हर लोगों को, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको 100 दिन का मैंडेट मिले। लेकिन बहरहाल अभी जो हम उसके बाद ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उसका मैंडेट सिर्फ 40 से 41 दिन मिलता है। तो कम से कम उस गांव के जो पलायन हो रहा है, आदिवासी क्षेत्र से हो रहा है चाहे दूसरे क्षेत्र से हो रहा है, विशेष करके आदिवासी क्षेत्र से जो पलायन हो रहा है, जो मुख्यधारा से नहीं जुटे हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग 100 दिन, उससे अधिक हम लोग रोजगार देने की काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ अब इस तरीके से जब सरकार बनी है तो कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि कई पिछली जो सरकार थी उसकी कई योजनाओं को ये सरकार बंद करने की बात कही जा रही है कि उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। तो ऐसे में आपके मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिसको कि आप लोग बंद करना चाहते हैं, जिसके बारे में यह है कि वो अब उतना फ़ायदेदायक नहीं रहा? देखिए, ऐसा दो चार स्कीम का नाम आप लोग सुने होंगे कि उसको बंद करने के इस सरकार चाह रही है। एक हमारा विभाग एक चल रहा था कि आदिवासी ग्राम विकास समिति, जहाँ पर आदिवासी नहीं, ग्राम विकास समिति, उसमें सालाना 120 करोड़ रुपया का बजट कराया। एक प्राइवेट संस्था 5 आदमी मिलकर इस समिति बनाकर उसको 4 लाख से 5 लाख रुपया दे दिया और वो काम सरजमीन पर कुछ नहीं हुआ। तो सालाना 120 करोड़ रुपया का जो खर्चा हो रहा था, तो ऐसा देखिए, वहाँ पर मुखिया है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनके माध्यम से क्यों नहीं होगा? क्यों हम पिक एंड चूज करके 5 आदमी का खड़ा करके 5 लाख रुपये सालाना देंगे? तो वैसा स्कीम को हम लोग बंद करने के काम किया।
बंद करने का काम किया और हमने आदेश भी दिया है और काम भी नहीं हुआ है, 30% भी काम नहीं हुआ। पैसा एजेंसी पड़ा हुआ है, जो उठाया पैसा वैसा ही रखा है वो उसके पास। वो उस तरह की स्कीम को हम लोग बंद करने जा रहे हैं कि मुझे लगा कि ये स्कीम किसी को खुश करने के लिए किया गया, इसलिए इसको बंद किया। अब देखे होंगे 1 रुपया में रजिस्ट्री, तो 1 रुपया में रजिस्ट्री महिला के लिए किया गया था, ओनली फॉर वुमेन लेडीज। तो वो 100 रुपया करके जो जमीन रजिस्ट्री में कितने लोग गरीब हैं भाई? अगर उस परिवार का कोई महिला के नाम पर 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 50 लाख का जमीन खरीद रहा है तो पे करने का हैसियत है उसका, वो पे कर सकते हैं। तो गरीब को क्या फ़ायदा हुआ? उससे गरीब को फ़ायदा नहीं हुआ। एक अब राजनीतिक सवाल ये कि आप लोगों की सरकार जो है वो अब गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की भी भूमिका बड़ी है। अब किस तरीके से ये समन्वय बैठेगा? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीयता के मुद्दे की अगर बात करें तो वो मुद्दा दोनों पार्टियों के बीच मतांतर है, तो यहाँ पर आप लोग कैसे समन्वय बिठाएंगे? देखिए, हमारा जो भी हम लोग कुछ भी एजेंडा शुरू करेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही करेंगे। और ऑलमोस्ट चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का जो भी मैनिफेस्टो है, वचन पत्र है, उसमें सारी चीज़ करीब बराबर है। जिसके बारे में आपने कहा 1932 के खतियान के बारे में बोल रहे थे, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये हम लोग बैठ कर माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारा आला नेता भी रहेंगे, हम लोग ऐसा निर्णय निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे जो झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी, जो बाहर से लोग आए हैं, किसी भी लोगों का तकलीफ भी नहीं हो, एक रास्ता हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। और ये 32 हो, 44 हो, 62 हो, जो तरह की बातें एक हम लोग बैठकर बात नहीं की है, हमको नहीं लगता है कि झारखंड में इसमें अहित होगा। ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे जो झारखंड के लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहते हैं, अब जब दुनिया 21वीं सदी में बहुत आगे बढ़ रही है, ऐसे में आप नया झारखंड को किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या कुछ इसमें होना चाहिए जो आप चाहेंगे अपने बच्चों के लिए कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन में के लोगों के लिए ऐसा झारखंड हम दें? सबसे पहले तो हम चाहेंगे ये शिक्षा जो है, शिक्षा का दिशा में हम लोग काम करना चाहेंगे, हेल्थ का में भी हम लोग काम करना चाहेंगे, और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के हम लोग पहला कदम उठाएंगे। लोग जब स्वावलंबी हो जाएंगे, अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे, और हमारा सपना है कि गांव के अंतिम पायदान में जो बैठे हुए हैं वैसे लोग को ये महसूस होना चाहिए कि हम जो है सुखी और संपन्न, उसका दिल में नहीं, देखने में लगे कि हम सुखी और संपन्न हो गए हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक लोग आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके अपना ज़िंदगी नहीं जिए, उसी रास्ता में हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य का भी बेहतर व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को लगे कि शिक्षा हमको इतना पर्याप्त मात्रा में मिले कि कहीं भी किसी प्रदेश में जाकर, बाहर जाकर अपने हुनर को हम दिखा सकते हैं। चहुमुखी विकास हो और आने वाले जनरेशन को ऐसी कहीं भी एक कमी नहीं महसूस हो कि हमारे झारखंड में इस चीज़ की कमी थी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, रांची। अगर हौसला हो, कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, इरादे नेक हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रामगढ़ के छोटे से गांव के एक व्यक्ति ने, जिसने नाले के पानी से बिजली पैदा कर दी है। आइए पूरी खबर आपको बताते हैं। रामगढ़ जिला के धुर्मी प्रखंड का बयां गांव। देखिए कैसे गांव के नाले से बिजली उत्पादन का काम चल रहा है, और ये चमत्कार कर दिखाया है एक गरीब किसान के बेटे केदार प्रसाद महतो ने। प्रेरणा कैसे मिली, कैसे बनाना शुरू किया है? अपना दिमाग से। टेस्टिंग में बल्ब जल गया और मोटर चल गया, मोटर हाफ HP का चल गया और बल्ब भी जल गया। और क्या चाह रहे हैं आप? और चाह रहे हैं कि इससे बड़ा बनाना है, कम से कम 1 मेगावाट से 2 मेगावाट तक कोशिश करेंगे। इस सपने को सच करने में केदार प्रसाद 15 साल से लगे थे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है। गांव में ये बहुत सा प्रतिभा छिपी हुई है। गांव स्वावलंबी हो सकता है बिजली के क्षेत्र में।
सरकार अगर चाहे तो इसको मदद करे। केदार ने अपनी सफलता से साबित कर दिया कि अगर हम सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें तो कम संसाधन में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जरूरत है लगन और मेहनत की। रामगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए जयंत की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।